सो गाइज वेलकम बैक दिस साइड और विजय है। इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर 9 है, फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पहले ही अपलोड करा है चैप्टर के रिगार्डिंग में। चैप्टर बता रहा है आपको इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री से व्यापार करती है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग में बात करी थी। अगर आप अभी तक हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। नए टीचर्स नए सिलेबस के साथ आप सभी लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं तो उन्हें भी प्यार देने की कोशिश करिएगा। हम नए नए सिलेबस लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, अब उसके थोड़ा सा हम आगे जाएंगे चैप्टर में। तो यहाँ पे बेसिक ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो हमें कुछ बातें होती है जो सोचनी पड़ती हैं, उसी के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड काम करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लिख रहा है डिफरेंस इन द नेचुरल रिसोर्स, मतलब एक कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, एक कंट्री के पास कम है, तो वो होता क्या है वो हम समझेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन फैक्टर भी बहुत मैटर कर जाता है, जनसंख्या कैसी है तो उसके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड मैटर करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मैटर कर जाता है, साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैटर कर जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन तो सबसे ज़्यादा मैटर कर जाता है। एवरी एस्पेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन में हम इंटरनेशनल ट्रेड में हम इन सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है तो कौन सी ऐसी बेसिक बातें होती हैं जो हमें जानने की ज़रूरत होती है, पहचानने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि डिफरेंस इन द नेचुरल रिसोर्स। देखिए, हर कंट्री के पास ना अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से नेचुरल रिसोर्स है। कुछ कंट्रियां तो ऐसी है जिनके पास नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स उनके साथ किस तरीके से ट्रेड होता है या किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए वो भी तो मैटर कर जाता है ना। जैसे एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ आप सभी लोगों को क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर किसी कंट्री में लैंड मास ऐसा होता है क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के तहत हमारा इंडिया तो हिमालय बनाया था ना उन लोगों ने, तो ये तो हमें पता है यहाँ पे हिमालय वाला पोर्शन है, इसकी वजह से यहाँ के इलाकों के अंदर हमें कुछ अलग फॉसिल्स दिखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ अलग दिखने को मिलते हैं। मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर किसी कंट्री के लिए बहुत मैटर कर जाता है वहां के इंटरनेशनल मैं कह सकता हूँ नेशनल रिसोर्स के लिए। मतलब अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पे नेचुरल रिसोर्स किसी और तरीके से होगा, तो ऑफ कोर्स वहां पे दूसरी तरीके से ट्रेड होगा। जापान की बात करें, कुवेटो की बात करें या वियतनाम की बात करें, कम्बोडिया की बात करें, हर किसी का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग है ना। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ मिनरल रिसोर्स अलग अलग आ सकते हैं। हमारी कंट्री के अंदर ज़रूरी तो नहीं कि पेट्रोल बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिलता है, बल्कि सऊदी अरेबिया के अंदर पेट्रोल बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। तो आप इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स उस कंट्री में ये वाला नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वहाँ के इलाकों में इसका ट्रेड कई गुना ज़्यादा होगा ही होगा। उसके साथ साथ क्लाइमेट कंडीशन, मतलब नेशनल रिसोर्स वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन पर भी मैटर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूँ, साइबेरिया के इलाकों के अंदर सही तरीके से फसल नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ का नेचुरल क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे ऑफकोर्स बारिश ऑफकोर्स बर्फ ही इतनी ज़्यादा होती है, तो आप कोई चीज़ पैदा कैसे कर पाओगे, है ना। तो ये तो एक नियम है, नियम यही है कि आप किस तरीके से वो चीज़ पैदा कर पाओगे, वहाँ पे ऑफकोर्स पैदा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत मुश्किल होता है। सऊदी अरेबिया में सिर्फ पेट्रोल या खेती ना के बराबर हो रही है। अफ्रीका के बहुत सारे इलाके गर्म हैं जहाँ पे सिर्फ गर्म फूड ही मिलते हैं जो हमारे इंडिया के प्लेसेस पे अवेलेबल है पर दूसरी कंट्री के पास अवेलेबल नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए हम देखते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें भी नेचुरल रिसोर्स जो है नेशन का वो मैटर कर जाता है इन तीनों चीज़ों की वजह से। इसलिए हर कंट्री के अंदर हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं और इसी वजह से हम नेशन का जो स्पेशलाइजेशन चीज़ें होती है हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारी इंडिया जो है ना वो एग्रो बेस्ड कंट्री है जहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है, पर अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया की या मैं बात करूं जापान की तो वहां पे लैंड मास कम है, तो ऑफकोर्स वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग उनसे उस चीज़ का ट्रेड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है जनसंख्या। तो जनसंख्या मैटर इसलिए कर जाती है क्योंकि हमने इसे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जनसंख्या का एक फैक्टर होता है, जनसंख्या का साइज, उसकी क्या कहते हैं जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, इन सभी तरीके से हम लोग नापते हैं। लेकिन पॉपुलेशन फैक्टर इसलिए मैटर कर जाता है किसी भी कंट्री के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि लोग या तो ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे होंगे या ज़्यादा एग्रीकल्चर कर रहे होंगे या ज़्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसी भी सेक्टर में वो अपने सुविधा अनुसार काम कर रहे होंगे और इसी वजह से उस कंट्री का नेशनल ट्रेड जो होता है
इंटरनेशनल ट्रेड वो उसी हिसाब से बनता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए कोई भी कंट्री जो है गुजरती है। और अगर हम नेचुरली बेस पे देखें तो भाई हमारा जो कंट्री है वो एग्रो बेस्ड कंट्री है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो वो एग्रो बेस्ड चीज़ों के ऊपर, जबकि बहुत सारी यूरोप की कंट्री को अगर मैं देखूँ तो वो इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्री है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे हम उसी चीज़ों का व्यापार करते हैं। आईफोन, यूट्यूब, फेसबुक, ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये इंडस्ट्री है पूरी तरीके से, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। पर हमारा इंडिया उस तरीके से उस चीज़ों पे काम नहीं कर रहा है। अगर हम चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हम वस्तुओं के साथ करते हैं और ये लोग टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से वेरिएशन करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड अगर होना है, मान लीजिए कि इंडिया के अंदर चाइना कहता है कि मैं आपको 102 अरब या 100 अरब दो जो है या 1 अरब जो है मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे ऐसी ऐसी फैक्ट्री लगानी है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट हो गया। तो इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसे हम विदेशी निवेश बोलते हैं। इससे हमारी कंट्री में क्या होता है? द इंडस्ट्री नेशन इंश्योर द इम्पोर्ट फूड स्टफ मिनरल्स एंड क्रिएट मार्केट फॉर देयर फाइनेंस गुड प्रोडक्ट। अब एप्पल की कंपनी को हमने बोला है कि आओ हमारी कंट्री के अंदर बेचो। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एप्पल को बुलाने के बाद ये कहे कि हम इंडिया का एक नया फ़ोन निकाल रहे हैं जिसमें सिर्फ इंडियंस लोग यही फ़ोन खरीदेंगे। तो इससे तो फिर एप्पल की जो कंपनी है हम उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर कर जाती हैं। दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइनेंस गुड होते हैं, अगर कोई कंट्री अगर इंटरनेशनल ट्रेड के तहत ये कह रही है कि हम आपकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यही हो गया कि वो हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं वो ये करने की कोशिश कर रही है कि वो हमको पैसा दे रही है लेकिन उसको हमें मार्केट भी देनी पड़ेगी वो वाली, है ना? ये लिए। दूसरा ट्रांसपोर्ट, ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन ने तो बूम कर दिया है भाई किसी भी कंट्री के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्राइमरी सेक्टर से लेकर सेकेंडरी सेक्टर, एवरी पार्ट हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। इसीलिए आपको पता है कि गुड्स को, जो फाइनेंस गुड होता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम होता है। पहले ये कंट्री में कम होता था लेकिन धीरे 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 बढ़ता चला गया और बढ़ने के बाद आज हम ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं इसी वजह से, है ना? तो ये एक पार्ट है। अब किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, मतलब कितना ट्रेड हो चुका है, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, किस चीज़ में ट्रेड हो रहा है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, पहले कहाँ से होता था अब कहाँ से हो रहा है, और उसके बाद बैलेंस ट्रेड अप्रोच हमारे अपनाना ज़रूरी है जो आज की डेट में हर कंट्री कर रही है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब ये हो गया कि कैसे 1955 के अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होता था अमेरिका के द्वारा, अब 2015 के अंदर इतना ट्रेड होने लग गया। हालांकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस हमें इतना जानना होता है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जीडीपी के अंदर इसका कितना इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब एक यूएस का इन लोगों ने एग्जाम्पल बता दिया है, यूएसए का, कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे 2015 के अंदर इतना, लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं इतना। तो इससे हमें समझ में आता है कि किस कंट्री से हम कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जापान है, जापान से क्या सिर्फ हम खरीद रहे हैं या उन्हें कुछ बेच भी रहे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये पता हमें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के अंदर पता चलता है। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि किस पार्ट के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, सर्विस में, टर्शियरी सेक्टर में या क्वार्टरनरी सेक्टर में। तो हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर प्राइमरी प्रोडक्ट जो है उसका डोमिनेंट ज़्यादा है। हम लास्ट अगर सेंचुरी की बात करें, लास्ट से लास्ट भी बात करें, तो हम एग्रीकल्चर की चीज़ों को ज़्यादा बेचते हैं। जबकि दूसरी कंट्री में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होते हैं वो बल्कि गुड्स हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा आते हैं। इवन सर्विस सेक्टर इंक्लूड कर ले, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल सर्विस या कम्युनिकेशन सर्विस, वो हम दूसरी कंट्री से ज़्यादा करते हैं। मतलब हम लोग प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं अपनी कंट्री के थ्रू अगर किसी दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं तो। लेकिन दूसरी कंट्री से अगर हम ले रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और साथ में सर्विस, यानी कि हम रॉ मटेरियल ज़्यादा बेचते हैं। तो इसमें से फ्यूल, माइनिंग गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स जितने भी होते हैं उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी कंट्री के अंदर देखा जाता है। किसी भी कंट्री के लिए फ्यूल, माइनिंग गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स को बेचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड क्या है? डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हमें इतना पता है कि हिस्टोरिकल के टाइम पीरियड में हमारे इंडिया के अंदर हिस्टोरिकली जो डेवलपिंग कंट्री थी, जो डेवलपिंग मतलब जो ग्रोथ कर रही थी, वो ज़्यादातर वैल्यूएबल चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देती थी, मतलब बेच दिया करती थी, आयात कर दिया करती थी। जैसे आर्टिफैक्ट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, वो यूरोपियन कंट्री को बेचती थी। एग्जांपल के लिए हमारी कंट्री के अंदर कॉटन था, हिस्ट्री की बात करो, हम रॉ कॉटन उगाते थे, रॉ कॉटन यूरोपियन हमसे खरीद लिया करते थे। इसलिए मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड हमारा ऐसा था कि जो डेवलपिंग कंट्रियाँ होती थी वो रॉ मटेरियल को दूसरी कंट्री को बेच देती थी और वहाँ से फाइनेंस बना हुआ कपड़ा, सामान जो था वो अपनी कंट्री के अंदर ले लिया करती थी। लेकिन एग्जाम्पल कॉटन का ये रहा कि कॉटन हमने बेचा
उनके पास फैक्ट्री थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनके पास हुआ और उन्होंने कपड़े बना के, थ्रेड बना के हमें बेच दिया। हमने कोयला बेचा, कोयला बना के इन लोगों ने लोहा बनाया और इन लोगों ने बेच दिया। और जो डेवलप्ड कंट्रियां होती थी वो रॉ मटेरियल को क्या कर देती थी, बना दिया करती थी, और बनाने के बाद वो उन्हीं चीज़ों को क्या कहते हैं, दूसरी मार्केट में बेच दिया करती थी। लेकिन कुछ चेंजेस आए। चेंजेस क्या आए, जब क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूं कि ड्रास्टिकली चेंज हुआ, क्योंकि ज़्यादातर ब्रिटिश कॉलोनियां जो थी उन्होंने काफ़ी कंट्री को गुलाम बना रखा था, इसलिए वहाँ के रॉ मटेरियल ये अपनी दूसरी कंट्रियों में लेके जाते थे और वहाँ पे गुड्स बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब यूरोपियंस कंट्रियों ने या यूरोपियंस ने अपने कॉलोनियन पीरियड्स को या कॉलोनी वाली जगहों को लॉस करना चालू करा, फिर धीरे धीरे करके जो डेवलपिंग कंट्री थी वो रॉ मटेरियल को अपनी ही कंट्री में बनाने लगी, क्योंकि प्रॉफिट तो यही होता है ना कि रॉ मटेरियल आपने अपनी कंट्री में बनाया और बना हुआ सामान आपने दूसरी कंट्री में बेचा तो आपको ज़्यादा फायदा हुआ। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड पहले कुछ और था, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने बैलेंस ट्रेड अपनाया। बैलेंस ट्रेड कैसा, बायलैटरल ट्रेड या मल्टीलैटरल ट्रेड। अब देखिए, कोई कंट्री के पास बहुत सारा कोयला है, अगर वो कंट्री कोयला बेच देगी तो अपनी कंट्री के अंदर वो कैसे बिजली बना पाएगी, सिंपल सी बात है। अगर किसी कंट्री के पास बहुत सारा कॉटन है तो पहले तो हो जाता था कि चलो ठीक है कॉटन बेच देते हैं, लेकिन अब तो आपके पास फैक्ट्री, आपके पास मशीनें हैं, तो आप उसी कॉटन से कपड़े क्यों नहीं बना सकते हो, है ना। तो इसीलिए अब बैलेंस ट्रेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। बायलैटरल ट्रेड का मतलब होता है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करती है और या तो स्पेशल कमोडिटीज को शेयर कर लेती है एग्रीमेंट के तहत कि हम आपको इतना परसेंटेज दे रहे हैं तो आप हमें इतना परसेंटेज ऑफ चीज़ अपनी तरफ से भी देंगे। जैसे हमने रशिया और इंडिया ने हमारे साथ कर रखा है कि इकोनॉमिकली हमने क्या कहते हैं, टेक्निकली इकोनॉमिकली पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के अंदर रशिया ने हमारी काफ़ी मदद करी स्टील कंपनीज को लेके या और कंपनी को लेके, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकली हमारा सपोर्ट करा है कश्मीर इशू को लेकर। ये हमने पॉलिटिकल के अंदर पढ़ा हुआ, मिलिट्री सपोर्ट करा है इन लोगों ने, हमें काफ़ी हार्डवेयर और टेक्निकल चीज़ें भेजी है। कल्चर बेस पे भी बायलैटरल ट्रेड हमारा होता रहता है, हम इनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, ये हमारे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, है ना। अब मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है कि सारी कंट्रियां एक साथ आके मिल जाती है, सारी कंट्रियां एक दूसरे के साथ मल्टीलैटरल ट्रेड करती है और कई व्यापारिक देश एक साथ मिलकर व्यापार करते हैं। इसका जीता तक एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया ने आसियान के साथ अच्छे रिलेशन बनाए और हमने 1992 के तहत लुकीस्ट पॉलिसी करी थी। हाँ, ऑफकोर्स इंडिया का डोमिनेंस इसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन ऑफकोर्स इससे सारी कंट्रियों को एक साथ फायदा हो जाता है, इसीलिए इसे मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं। अब मल्टीलैटरल ट्रेड में बहुत सारी कंट्रियां भी आपस में आ जाती है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट तो है, लेकिन वहाँ पे फिर जो जॉइंट कंपनियां हैं या जो जॉइंट इकोनॉमिक कंट्रियां हैं वो कंट्रियां कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस ना दिखाए, इसलिए WTO 1995 में बनाया गया। लेकिन उसके बारे में हम इस पार्ट में बात नहीं करेंगे, वो अगले पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास इतना ही हमने सेकेंड पार्ट में समझाया है। इंटरनेशनल ट्रेड के दूसरे पार्ट में जल्दी मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, पार्ट आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो।